एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 12 सीटों पर एमएलसी के चुनाव 28 जनवरी को होने हैं और बीजेपी ने इन चुनाव के लिए 10 उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो जारी कर दी है। हालांकि ये माना जा रहा था कि बीजेपी 11 कैंडिडेट उतारेगी, लेकिन जो लिस्ट जारी हुई है उसमें 10 उम्मीदवारों के ही नाम है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, उनसे जानेंगे। सर, 10 कैंडिडेट आपने घोषित किए हैं, 10 आप जिता भी सकते हैं, लेकिन ये माना जा रहा था कि 11 सीटों पर कैंडिडेट उतारेंगे। क्या समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवार जो खड़े हैं और आपके 10 यही रहेंगे या आगे एकाध और बीजेपी घोषित कर? जनता पार्टी की जो केंद्रीय चुनाव समिति है उसके द्वारा हमारे 10 प्रत्याशी घोषित किए गए हैं और विधानसभा में जो हमारे नंबर हैं उसके हिसाब से 10 प्रत्याशी हमारे जीत सकते हैं। 2 अतिरिक्त मत हमारे पास हैं, लेकिन सारी परिस्थितियों को अभी ध्यान में रख करके 11वां प्रत्याशी आएगा कि नहीं आएगा ये तो कल पता चलेगा, लेकिन 10 प्रत्याशी केंद्रीय चुनाव समिति ने घोषित कर दिए हैं। वह सभी 10 प्रत्याशी हमारे चुनाव जीतेंगे। 11वां प्रत्याशी हमें लड़ाना है, हमारे नेतृत्व का निर्देश आएगा कि नहीं आएगा वो तो कल उसकी प्रतीक्षा करें। लेकिन सर, ऐसे में फिर ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को इससे बेनिफिट मिलेगा, वॉकओवर मिल जाएगा। उनके पास नंबर नहीं है लेकिन उनके 2 उम्मीदवार आसानी से जीत जाएंगे। नहीं, देखिए उनके 2 जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे अभी आज ये कहना मुझे लगता है जल्दीबाजी है। अब अगर कोई अतिरिक्त प्रत्याशी नहीं आते हैं, जो दूसरे दलों के नंबर हैं उन नंबरों को गिनती करते हुए तब की स्थिति में ये आता है, लेकिन अभी हमारे पास जो स्थिति है हमारे जो नंबर हैं उसके हिसाब से हमने प्रत्याशी दिए हैं और वह हमारे सारे प्रत्याशी विजयी होंगे। एक और बात कही जा रही, जैसे मायावती ने कहा था कि अगर जरूरत पड़ेगी तो बीजेपी को भी समर्थन कर देंगी, तो क्या ऐसा रिवर्स देखने को मिल सकता है राज्यसभा चुनाव की तरह इस विधान परिषद चुनाव में भी कि बीजेपी फिर बीएसपी को मदद करे? नहीं, ऐसा कहाँ से सवाल आता है। हमें बीएसपी की मदद के आधार पर 10 कैंडिडेट के लिए तो हमारे पास स्वयं हमारे पास विधायक हैं, तो बसपा की कोई मदद की हमें ज़रूरत नहीं है। और बसपा क्या कह रही है, क्या करेगी, उस पर हमारा ध्यान भी नहीं है। जितने हमारे पास नंबर हैं उसके हिसाब से हमारे पास प्रत्याशी हैं और उसके हिसाब से हमारे प्रत्याशी सब जीतेंगे चुनाव होने की स्थिति में और चुनाव ना होने की स्थिति में। 11वां प्रत्याशी पार्टी ने नहीं अभी घोषित किया है, अगर घोषित करना होता तो घोषित करते, अगर कोई बात होगी तो कल तक पता चलेगी। सर, जो टिकट आपने दिए हैं, जिनको भी उम्मीदवार बनाया है, 2022 के चुनाव की झलक है। जातीय समीकरण भी है, क्षेत्रीय समीकरणों को भी साधने की कोशिश की है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का तो सामाजिक जो गुलदस्ता होता है, चाहे वह संगठन का तंत्र निर्माण हो और चाहे वह सदन के लिए प्रत्याशियों को घोषित करने और उनको सदन में भेजने का मामला हो, और किसी भी क्षेत्र में देखेंगे समाज के सभी वर्गों को उपयुक्त हिस्सेदारी देने का काम रहता है। और साधारण से साधारण कार्यकर्ता, संगठन में दिन रात काम करने वाले कार्यकर्ता, वह सब भी केंद्रीय नेतृत्व ने प्रत्याशी के रूप में भेजा है और मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं। भाजपा का जो सबका साथ, सबका विकास और उसके बाद सबको सम्मान और सबको स्थान, और ऐसे साधारण कार्यकर्ता गए हैं इस बार विधानसभा की दृष्टि से। सूची में अभी पीछे राज्यसभा में भी यही स्थिति रही है, तो कार्यकर्ताओं में इससे खुशी की लहर है कि भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ताओं को सम्मान और स्थान देने का काम निरंतर करती है। और सामाजिक समीकरण की दृष्टि से राज्यसभा और विधान परिषद दोनों को अगर आप देखेंगे, जो शानदार गुलदस्ता भारतीय जनता पार्टी का है, इसके लिए मैं केंद्रीय नेतृत्व के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। सर, वैक्सीनेशन शुरू हो गया, कोरोना के खिलाफ जो बड़ी लड़ाई थी अब उसमें जीत की तैयारी है, लेकिन फिर भी सियासी दलों के लोग कह रहे हैं कि पहले बीजेपी के लोग लगवाएं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये सबको मुफ्त में मिलनी चाहिए, उनकी सरकार आएगी मुफ्त में लगाएगी। अजय लल्लू कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग मुख्यमंत्री पहले क्यों नहीं लगवा रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि विपक्ष के जो भी विषय विशेष तौर से कोरोना वैक्सीन को लेकर के चले, अगर शुरू से अंत तक अभी तक निकालें तो जैसे सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पे सवाल उठाने का काम किए और सेना का अपमान करने का काम किए, वैसे इस देश के वैज्ञानिकों और डॉक्टरों का अपमान करने का काम विपक्ष के द्वारा निरंतर किया गया और यह कहीं क्षमा योग्य नहीं है। वैक्सीन किसको कैसे लगे या विशेषज्ञ तय करते हैं। यह अभी अगर माननीय प्रधानमंत्री जी या माननीय मुख्यमंत्री जी या भाजपा का कोई नेता जो दूसरे दलों का संस्कार है, शायद उनके समय कोरोना होता, वो सत्ता में होते तो ज़रूर ये करते कि पहले अपने परिवार को, फिर पार्टी को और फिर समाज, उसके बाद उनका नंबर आता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए जो फ्रंट लाइन वर्कर, चाहे हमारे डॉक्टर हों, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ हों, चाहे नर्सिंग स्टाफ हों, चाहे सफाई कर्मी हों, चाहे एम्बुलेंस चालक हों, जिन लोगों ने पहले अपने जीवन को दांव पर लगा करके लोगों के जीवन की रक्षा की है,
यह तो बहुत आदर्श निर्णय है और इस बात के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, जो भी विशेषज्ञ टीम है प्रधानमंत्री जी के साथ, उसको सबको बधाई देता हूँ। और यह विपक्ष जो सवाल उठा रहा है वो स्वयं सवाल के घेरे में है। जो वैक्सीन देश के वैज्ञानिकों और डॉक्टरों के परिश्रम से, तपस्या से तैयार हुई, उसे बीजेपी की वैक्सीन बताते हैं। और इसके लिए पूरे देश में जो भी नेता इस प्रकार की बयानबाजी किए उनकी निंदा हो रही है, उनकी आलोचना हो रही है। और उत्तर प्रदेश की दृष्टि से मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता ने 2014, 2017, 2019 में जो उत्तर प्रदेश की राजनीति करने वाले, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, इन राजनीतिक दलों को ठीक प्रकार की वैक्सीन दी है। बाकी उनको वैक्सीन की प्रतीक्षा करनी चाहिए। 2022 में जनता वैक्सीन उनको देगी, लेकिन यह वैक्सीन जो कोरोना को समाप्त करने के लिए है, ये हमारे वैज्ञानिकों और डॉक्टरों ने तैयार की है। मैं उनको सबको बधाई देता हूं। और देश और प्रदेश को कोरोना मुक्त बनाने के लिए बहुत बड़ी लड़ाई और बहुत योग्य ढंग से योजना बनी है और योग्य ढंग से लोगों को वैक्सीन उपलब्ध हो रही है। सर, आखिरी सवाल, आपको वेस्ट बंगाल में भी जिम्मेदारी मिली है 5 लोकसभा क्षेत्र की, 35 से ज़्यादा विधानसभा क्षेत्रों की, क्या माहौल आप देख रहे हैं? और आपका एक नारा वहाँ बहुत चर्चित हो रहा है। देखिए, मैं माहौल 2017 का, चूँकि विधानसभा चुनाव का पार्टी के नेतृत्व ने मुझे प्रदेश का अध्यक्ष बनाया था, मैं जो 2017 में उत्तर प्रदेश के अंदर दृश्य देखा हूँ, उससे बहुत अच्छा दृश्य मैं इस समय पश्चिम बंगाल के अंदर देख रहा हूँ। और यह केवल बयान देने के लिए बयान नहीं दे रहा हूँ। मैं पश्चिम बंगाल का वातावरण एक तरफा है इस समय। केवल चुनाव जिस दिन होंगे, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 200 से अधिक सीटें होंगी और वहाँ नारे तो बहुत सारे, जब चुनाव होते हैं तो उसमें लगते हैं, तो वहाँ भगवान बाल गोपाल श्री कृष्ण जी की बहुत पूजा होती है। तो उसके क्रम में श्री कृष्ण हरे हरे, बीजेपी घरे घरे, यह नारा वहाँ गूंज रहा है। और उस नारे के साथ साथ एक और नारा वहाँ पर चला है, भाजपा का नारा सबका साथ सबका विकास, और ममता दीदी का नारा कुछ का साथ और भतीजे का विकास, यह लक्ष्य रहता है। तो वह एक चलता है, लोग उसको स्वीकार करते हैं, लोग उससे आगे बढ़ाते हैं। और पश्चिम बंगाल की जनता जिस प्रकार से खुल करके भाजपा के साथ खड़ी है, टीएमसी का झंडा होगा, डंडा होगा, कई बार वो टीएमसी के कार्यक्रम में जाएंगे, लेकिन मैंने जो राजनीतिक दृष्टि से जो मेरी समझ है, मैंने जो अनुभव किया है, झंडा भी उनके घर पर लगा होगा, कार्यक्रम में भी वो जा रहे होंगे, लेकिन उनके दिल के अंदर नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके दिल के अंदर भारतीय जनता पार्टी है, उनके दिल के अंदर कमल का फूल है। इसलिए 2021 के विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की जनता भाजपा के लिए छप्पर फाड़ के नहीं, छत फाड़ करके वोट देने जा रही है। तो ये आपने सुना क्या कहना है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का। साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो वैक्सीन को लेकर सवाल उठा रहे विपक्षी दल, उन्हें एक वैक्सीन 2017 में लगी थी और दूसरी वैक्सीन के डोज का इंतजार 2022 में करें। साथ ही साथ वेस्ट बंगाल चुनाव को लेकर कहना है कि 200 से ज़्यादा सीटें बीजेपी वहाँ जीतेगी और 2017 में यूपी की जो स्थिति थी, ठीक वैसे ही पश्चिम बंगाल में 2021 के चुनाव में देखने को मिलेगी। कैमरा सहयोगी मेहदी हसन के साथ अनवर शुक्ला, IP गंगा, लखनऊ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।